जय माता दी। जय माता दी सर। सत्संग में डिस्कस करने बैठे हैं जिसके बारे में ज़्यादातर लोग जो इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, सोशल मीडिया की ऐप्स पे एक्टिव रहते हैं, वो डिस्कस कर रहे हैं। और भारत के अंदर जो ये एक नया ट्रेंड बन रहा था कुछ साल पहले से, और आज उस ट्रेंड ने जब पब्लिक में आके सबके सामने बताया कि वो ट्रेंड क्या था, तो सब लोग जो इकट्ठे होके उसके बारे में बात कर रहे हैं कि ये सभ्यता भारत की सभ्यता नहीं हो सकती और ऐसी बातें करना भारत की सोसाइटी को रिफ्लेक्ट नहीं करता है। मैं बात कर रहा हूँ जो ट्रेंड हो रहा है TRS शो से, जो ट्रेंड हो रहा है रैना से, और इसको फेवर और अनफेवर करके लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो मेरे साथ रवि शांडू हैं, अमित अजरावत हैं, राजा भैया हैं और आप सब लोग हैं जो इसको वॉच करेंगे और अपना अपना ओपिनियन कमेंट में दे के एक बताएंगे कि भारत की जो सोसाइटी है किस तरफ जाती है और क्या करती है। अक्सर हमने देखा है कि हम जब भी बैठते हैं हम पास्ट की तरफ ले जाते हैं कि पहले अच्छा था, आज ख़राब हो रहा है। इसका मतलब आज से 20 साल के बाद कहा जाएगा ये ठीक था, इसके आगे और ख़राब हो रहा है। ऐसा नहीं है। सच ये है, मैं शुरुआत करूँगा कि क्या हम सच में मजाक का मतलब किसी को हर्ट करना समझें? क्या मजाक का मतलब हंसने के लिए हमें किसी को दुखी करना है? क्या हमें अश्लील बात करके पब्लिक में खुश होना है कि लोग हंसते हैं? इसको समझने की ज़रूरत है। मेरा नाम जोकर एक मूवी आई थी और वो कॉमेडी मूवी नहीं थी। उसके अंदर समाज की रियलिटी बताई थी कि जो मेन कैरेक्टर है वो बताता है कि मैं लोगों को हंसाता हूँ, मेरी लाइफ में बड़े गम है, मेरी लाइफ में बड़े दुख हैं। तो मैं चाहूँगा, जैसे आज मैं उस जनरेशन को तो बिलोंग नहीं करता हूँ, मैं बड़ी देर के बाद पैदा हुआ था उस मूवी के आने के बाद, बट जब मैंने वो मूवी देखी, आज भी मैं मूवी को देखता हूँ तो वो समाज की रियलिटी बताती है कि मेरा नाम जोकर। राज कपूर उसमें अपने आप को जोकर मानते हैं कि मैं सबके साथ व्यवहार करता हूँ, सब मेरे साथ व्यवहार करते हैं। ये अपने अंदर के एंग्जाइटीज़ और गम को छुपाया जाने का एक तरीका है कि हम जोक क्रैक करें, हम हंसें, मजाक करें, और कब वो मजाक किसी का दिल दुखा दे, कब वो मजाक किसी झगड़े की वजह बन जाए, कब वो मजाक में कोई इंसान हमारा परमानेंट दुश्मन बन जाए, पता नहीं लगता है। तो जब ये इंटरनेट का एक्सपोजर हुआ, जिसका फ़ायदा मैं भी ले रहा हूँ, मेरे साथी भी ले रहे हैं, हम कैमरा में रिकॉर्ड कर रहे हैं और हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये बात हमारी जब सुबह आप प्रीमियर देखेंगे आप तक पहुँचेगी। मैं क्यों करना चाहता हूँ ये बात मैं क्यों कहूँ? मैंने ये सवाल 2-3 फिलोसफरों से पूछा कि हम क्यों चाहते हैं कि जो हमें पता हो हम सामने वाले को बताएं। तो इसके बारे में कुछ क्लैरिटी नहीं हुई कि क्यों बताएं, लेकिन ओशो ने इसके बारे में कहा है कि शायद भगवान जब कोई चीज़ आपको देते हैं वो देते इसलिए कि वो सामने वाले को दी जाए। तो शायद ऐसी जब भगवान देते हैं तो भगवान के सामने जो भगवान अगर लाइट है तो लाइट के पीछे डार्कनेस होती है, तो डार्कनेस भी अपना काम करती है। तो ये डार्क कॉमेडी जब बोला गया तो शायद इसलिए कहा गया कि एक मजाक है जो खुशी देगा, हंसी देगा, और एक उसका डार्क साइड है जो अल्टीमेटली गम और तकलीफ़ें देगा और परेशानियाँ देगा और हंसी से ज़्यादा दुख देगा। तो ये समय रैना और जो हमारे इलाहाबादी हैं, रणबीर इलाहाबादी, ये एक छोटी सी एक एग्जांपल सामने आई है कि कब मजाक किसी लेवल को क्रॉस करता है और किसी को दुख का कारण बन जाता है। और जो जनरेशन हम एड्रेस कर रहे हैं, बार बार कहा जा रहा है यूथ, ये यूथ नहीं है, ये टीनेज है। टीनेज को हमने हज़ारों सालों की सभ्यता में जब भी देखा तो हमने युवा कहा। पूर्णता युवा नहीं, जो युवा हो रहा है, बचपन ख़त्म हो रहा है। बचपन का मतलब है कि उसको अपने अच्छे बुरे की समझ नहीं है, उसको गार्डियनशिप चाहिए, और एडल्ट होने के बीच का रास्ता है वो है टीनेज।
तो ट्रांजिशन में हम किसी चीज़ को ये नहीं मान सकते कि वो रिस्पॉन्सिबल हो चुका है। जैसी उसकी एजुकेशन होगी, जैसा उसका माहौल होगा, वैसे माहौल के साथ वो बच्चा तैयार होगा। क्योंकि भारत एक युवा देश है, तो टीनेज में भी बहुत बड़ा क्राउड है। जैसे टीनेज की एक मूवी आई थी 3 इडियट्स, आपने उसके बारे में भी देखा किस तरीके की मजाक उस मूवी में रखे गए थे, किस तरीके के गाने उसमें थे, लेसन भी था। और एक और मूवी आई थी, वो भी टीनेज को डिपिक्ट करती थी, मेरे साथ रवीश अगर याद करे, और अमित आप भी, और राजा भैया आप भी, रंग दे बसंती। उस मूवी में भी टीनेज का पैशन दिखाया था, आइडियलिज्म, है ना, आइडियलिज्म दिखाया गया था। फिर करप्शन पे कमेंट किया, फिर वो आइडियलिज्म हो गया। टीनेज एज ही ऐसी होती है जिसके अंदर पूरी दुनिया एक आइडियल प्लेस दिखती है, और जब हम उस दुनिया को देखते हैं तो हम जो डिफेक्ट्स बड़े नेचुरल होते हैं ना, उन डिफेक्ट्स की तरफ ज़्यादा ध्यान दे के क्रिटिसिज्म में चले जाते हैं, हर चीज़ को एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, और अल्टीमेटली अगर गाइडेंस नहीं मिले तो हमारा एक नेचर परमानेंट वैसा बन जाता है जो हमें हमेशा बचपने में रखता है। तो समय रहना, और ये जो अलाहाबादिया, जो भी ये बच्चे हैं या और लोग भी जो बात कर रहे हैं इसके बारे में, ये शायद उस टीनेज से निकले, और इनकी टीनेज ख़त्म ही नहीं हुई, इनका बचपना चलता रहा। तो इनको ऑडियंस भी वही मिली जो इनको देख के आइडेंटिफाई करती है कि हम भी वो हैं जिनका बचपना ख़त्म नहीं हुआ। और उसका नतीजा ये है कि आज पूरा भारत जो है, पेरेंट बच्चे के आगे मजबूर है, टीचर स्टूडेंट के आगे मजबूर है, और एडमिनिस्ट्रेशन उन भटके हुए युवाओं के आगे मजबूर है जो गलत रास्तों पे चल गए। अमित, आप क्या समझते हैं, जब आप मीडिया का माइक उठा के पब्लिक में जाते हैं और देखते हैं, आपको दिखता है कि घुटने टेक चुके हैं हम लोग लगभग उस अपने बच्चों के आगे जो बच्चे गुमराह हैं, बजाय उसके कि उनको ट्रैक पे लाया जाए, बजाय उनको संभाला जाए, हम कह रहे हैं कि ये ट्रेंड है, इसको अब इसको ट्रेंड मान लो। ये सच है? नहीं सर, कैसे हम, मतलब ट्रेंड उसको माना जाता है कि जो ठीक है, ये हमारी सोसाइटी के लिए अच्छा है। ट्रेंडिंग होती हैं चीज़ें, ऐसा नहीं है ट्रेंडिंग नहीं होता है। महाकुंभ पे कई सारी वीडियोस बनी हैं, वो ट्रेंडिंग है। क्या वीडियोस हैं कि अगर कोई महामंडलेश्वर हैं या कोई बड़े परिवार वहाँ पर गए हैं या बाहर से कोई लोग आ रहे हैं, वो भी ट्रेंडिंग है। क्यों? वो हमारे एक सनातन धर्म की एक बहुत अच्छी बात है, और क्योंकि उसकी एक तस्वीर ऐसी है ना, सनातन धर्म ऐसा ही है, ही ऐसा कि पूरी दुनिया उसमें विश्वास रखती है। और वहाँ पर जो लोग आए, जैसे जो बड़े बड़े बाहर के जो बड़े बड़े मतलब एक चेहरे, नामी चेहरे जो हैं, वो वहाँ पर आए, उन्होंने जो जब त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाई, वो वीडियोस ट्रेंडिंग हुई। वैसी चीज़ें देखनी चाहिए। लेकिन आप ट्रेंड के नाम पे, जैसे आपने कहा कि पुलिस और जो बाकी जो एजेंसीज़ हैं, वो इन बच्चों को ये वल्गैरिटी पे वल्गैरिटी करते जा रहे हैं। और कुछ बच्चों को मैं कल हमारे एक मित्र हैं, वो चैनल पर दिखा रहे थे कि वो लोग बोल रहे, कुछ बच्चे छोटे छोटे बच्चे थे, 17-18 साल के बच्चे, वो कह रहे थे जी वो बहुत अच्छा दिखा रहे हैं, बहुत बढ़िया दिखा रहे हैं। मतलब क्या ये दिखा रहे हैं? आप अपने माँ बहन के लिए क्या बोल रहे हो? आप बिल्कुल वल्गैरिटी शो कर रहे हो। एक वो लड़की अपूर्वा मखीजा, वो कहती है खुद को कि मैं रिबेल किड हूँ। मतलब वो, और वो जो भाषा शैली उस लड़की की है, वो मतलब पूरी एक न्यूडिटी, वो वल्गर लैंग्वेज, तो ये ऐसा तो हम तो बर्दाश्त नहीं कर सकते। भारत में अभी तक ये चीज़ें नहीं हैं। और जो ये बात रही, जैसे ये आपने कहा कि ये जो टीनेज से बाहर आए नहीं, ये वाकई में नहीं आए हैं, आ गए हैं, लेकिन ये इन्होंने उस कॉन्सेप्ट को समझ लिया। पहले इन्होंने हल्का हल्का शुरुआत की, वल्गैरिटी शुरू करना, फिर इनको लगा कि यार इस पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो रहा है। जैसे वो कहावत है, बरसात के अंदर को हर जगह हरियाली दिखती है। बिल्कुल बिल्कुल, इनका भी वही था। इन्होंने देखा टीनेज जो है वो एक मिसगाइडेड और एक कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड में। रवीश से भी हम जानेंगे कि रवीश की क्या। बिल्कुल देखिए, मैं इसको बिल्कुल टीनेज का मसला नहीं मानूंगा, क्योंकि ये प्रॉफिट्स कमा रहे हैं, ये लोग पैसे के लिए कर रहे हैं, ये इनका करियर है और बहुत मोटा पैसा कमाते हैं। आज पता लगा कि 1.5 लाख रुपया महीने का उसको लोगों को परेशान करके पर डे 5 लाख रुपए होता है वो। दैट कम्स टू, तो लेकिन देखिए, मेरे को लग रहा है ये पूरे देश के लिए अभी एक वेकअप कॉल है। आपने एक सेंसर बोर्ड तो बिठा के रखा हुआ है फिल्मों के लिए, आपने प्रोग्राम्स को जो टीवी पे चलता है उसके लिए रेगुलेटरी बॉडी रखी हुई है, लेकिन आज के दिन फिल्में और टीवी कितने ही लोग देखते हैं इन कंपैरिजन टू सोशल मीडिया।
बहुत कम। तो ये तो एक तरीके से अब ऑस्ट्रिच बनने की पॉलिसी है कि भाई आपने रेत में सर दे दिया है कि हमने तो फिल्मों को कंट्रोल किया, हमने ड्रामाओं को कंट्रोल किया, लेकिन जो असली चीज है जो सबको एक्सेसिबल है उसके कंट्रोल करने की आपके पास पॉलिसी ही नहीं है। अब देखिए, अगर जब तक अब यूट्यूब, इसके लिए रवीश एक बात मुझे बताएं, इम्पॉसिबल चीज भी है। मुझे एक बात बताएं, ये मैं 20 मिनट एक बात टोकूंगा आपको और पूछूंगा कि जो गूगल है यूट्यूब चलाता है या फेसबुक मेटा चलाता है, मेटा फेसबुक को चलाता है, तो ये लोग ही कंट्रोल कर सकते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जब ये एनकरेज करते हैं समझने और ये लोग अगर 1.5 करोड़ रुपया उसको मिल रहा है तो यूट्यूब दे रहा है ना, फेसबुक दे रहा है ना, तो वो पैसा इनको दे रहा है कि इंगेज करो। हो सकता है एजेंडा हो, अब नहीं इधर समझने, हो सकता है ये एजेंडा हो वेस्ट की लोगों का। मेरे ये एजेंडा तो एजेंडा अगर नहीं भी माने हम, अब देखिए वेस्ट में जो उनका कल्चर है और हमारे कल्चर में ऐसा आसमान जो जमीन का देखा फर्क है। गया क्रिश्चियनिटी को हमने अंडरस्टैंड किया, अगर हम मानते हैं वेस्ट का एक सिविलाइजेशन एक कल्चर है, या हम देखें वहां पे जो कल्चर्स हैं, तो इंडिया में भारत की सिविलाइजेशन में सख्ती नहीं थी वो वुमेन के लिए। जब लोग वेस्ट से आए उन्होंने सख्ती लाई, उन्होंने पर्दा लाया, उन्होंने चीजें लाई। तो अगर हम ये कहें कि उसकी सिविलाइजेशन में ओपननेस है, तो मुझे लगता है कि वो एक नहीं ओपननेस, देखिए मैं कुछ और बता, क्या वो लोग अलाउ करते हैं पेरेंट्स के साथ बदतमीजी करना? नहीं बिल्कुल नहीं। देखिए मैं कुछ और कहना चाह रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि भारत सरकार क्या करेगी वहां पे, जब भारत सरकार ही गूगल को पेनल्टी डाल सकती है, भारत सरकार फेसबुक को पेनल्टी डाल सकती है कि आप ऐसे चैनल की मोनेटाइजेशन बंद कर दे। मैं बिल्कुल, किसी की मर्जी है वो करे, लेकिन इसको मोनेटाइज नहीं कर सकते। नहीं बिल्कुल, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मेरा कहना ये है कि जो मेटा और जो यूट्यूब गूगल को चलाने वाले लोग हैं वो अमेरिकी लोग हैं जो मेन डिसीजन मेकर्स हैं। तो उनका जो नज़रिया है वो एक हिंदुस्तानी के हिसाब से एक डिफरेंट नज़रिया है ज़िंदगी को देखने का, या उनके हिसाब से ये बुरा है ये अच्छी चीज़ है। वो अपने, देखिए सबसे एक बड़ा कॉमन तथ्य है कि अंग्रेजी भाषा में आप नहीं है, यू है, उधर एक ही है। तो वो उनका वैसा, उनके संस्कार भी वैसे ही ट्रांसलेट होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे कुछ अलग है। भारत की जो सभ्यता है ये काफ़ी पुरानी सभ्यता है और हम इसके ऊपर, हमें गुमान है कि हाँ हम इस सभ्यता से बिलोंग करते हैं। तो इस सभ्यता को प्रिजर्व करने के लिए गूगल और फेसबुक नहीं करेंगे काम खुद, जब तक कि सरकार उनके ऊपर प्रेशर बिल्ड नहीं करेगी। क्योंकि देखिए उनके लिए कॉस्ट इन्वॉल्व है। अगर हम चाहते हैं कि जो भारतीय सभ्यता के खिलाफ वाली चीज़ें हैं वो यूट्यूब और फेसबुक पे ना रहे, तो उनके लिए एडेड मैन पावर, एडेड एल्गोरिथम्स, एडेड मशीन्स, काफ़ी कुछ उसको रिसोर्स लगता है जिसमें पैसे लगेंगे। लेकिन ये उसकी जिम्मेदारी भी है कि अगर वो हमारे समाज में एज ए मीडिया बना हुआ है तो उसकी जिम्मेदारी है कि हमारी जो सभ्यता है उसकी संरक्षण करे वो। लेकिन वो तब तक नहीं करेगा जब तक भारत सरकार प्रेशर क्रिएट नहीं करेगी या भारत सरकार अपने एंड पे कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं बनाएगी। हमने जब देखा, जब हम न्यूज़पेपर के अपने देखते हैं तो वहाँ कंटेंट के ऊपर वो एकदम कर देता है कि अप्रोप्रिएट नहीं है। बिल्कुल, मैं तो क्या उसने ओरल कंटेंट अप्रोप्रिएशंस के लिए कोई एल्गोरिदम नहीं रखा है अपने पास कि आप दिखा नहीं सकते? बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, तो आप बोल सकते हो। मैं वही तो बात बता रहा हूँ। देखिए क्या है, अब तो यही का जमाना है। वेस्ट में ऐसी चीजें बोलना, देखिए जो डार्क कॉमेडी का या स्टैंड अप कॉमेडी का कंसेप्ट आया है ना, ये वेस्ट से आया है इंडिया में। ये यूएस में होता रहा था। मुझे लगता है यूएस में भी ये कंट्रोल हो रहा था और हो जाएगा पूरे वर्ल्ड में, लेकिन भारत में इसको एक बैड कॉपी की तरह लिया गया। और जो हमारे जो बच्चे या जो लोग, जैसे अभी हमने देखा, एक मैंने तो पर्सनली देखा, हमने किसी बच्ची को बोला बेटा आप अपने डांस के वीडियो डालते हैं तो आप ऐसा मत करें और कम से कम हमारी यूनिफॉर्म में मत डालें। तो वो बच्चा जा चुका था, कहता जी मुझे पैसे मिलते हैं, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। तो वहां से मैं समझ में आता है आपकी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इनको रिवॉर्ड मिल रहा है, ये करेंगे। और फेसबुक को कॉस्ट लगेगी, वो रोकेगा नहीं। हाँ। तो इसका इलाज तो यही हो सकता है ना, एक तो जैसे हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि इसको बाइकआउट किया जाए। जैसे हमको फिल्म पसंद नहीं आती है तो बाइकआउट करते हैं, लेकिन बाइकआउट कौन करेगा? पेरेंट करेगा। बाइकआउट करेगा एक इंसान जो सेंसिबल है, जो एक बच्चा है, जो खुद एक टीनेजर है, वो बाइकआउट नहीं करेगा। वो करेगा कि मेरे को फ्रीडम नहीं मिल रही है जी बात सुनने की। मेरा ये कहना है कि हम इसको डिकोड करते हैं कि ये शुरुआत कैसे हुई। एक तो आम भारतीय में हम लोग दो किस्म की बातें करते हैं। अब हम अपने पर्सनल रूम में अलग ड्रेस पहन के बैठते हैं, जब बाहर जाते हैं तो एक ड्रेस जो सोशली एक्सेप्टेबल है। हमें स्मैल सर अक्सर पढ़ाते थे और बात करते थे कि हमें सोशली एक्सेप्टेबल ड्रेस पहननी होती है। मतलब जब हम सड़क में जाएं जो एक्सेप्टेबल है हमें
वो पहन के जाना पड़ता है कि जो चीज़ समाज को एक्सेप्टेबल नहीं है हम नहीं कर सकते, पब्लिक में वो बिहेवियर नहीं कर सकते। अब चूंकि ये मैं शूट कर रहा हूँ, हम शूट कर रहे हैं, हमें पता है कि ये हम लोगों के लिए कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे वही वर्ड बोल सकते हैं जो समाज के लिए एक्सेप्टेबल हो। और अगर समाज एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, कम से कम ट्रेंड ना हो जाए वो चीज़ कहीं पे। क्योंकि जो हमने डिस्कशन आज की कि जैसे हमने कल भी अलग तरीके से हमने डिस्कस किया था, अमित ने हमसे बात की थी, आज हम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। मैंने ये देखा कि आपकी बात जो मुझे बिल्कुल सूट लगी कि ये रिवॉर्डेड है, ये बड़ी बात है कि इन बच्चों को, इन यूथ को पैसा मिल रहा है। 60 करोड़ रुपए साल का अगर उसकी इनकम है, वो क्यों नहीं करेगा? सिर्फ बोलना ही है उसे। और अगर 18 करोड़ रुपए उसकी इनकम है, करोड़, और जब ऐसे युवा के जिसकी एम्प्लॉयमेंट सर्टेनिटी उसको दिक्कत देती है, तो उसको लगता है कि ये सबसे अच्छा बात है। और हम देख रहे हैं कि बड़ा चीज़ें ऐसी इन्वॉल्व हो रही हैं जो कि है, लेकिन मेरा कंसर्न समाज से भी है और मेरा इन बच्चों से भी है। इनकी मानसिक स्थिति कुछ सालों के बाद डिस्टर्ब हो जाएगी। ये मेंटली बड़े स्टेबल नहीं रहे। आज भी आप समय रैना की आंखों को देखेंगे, आपको लगेगा कि जितना उसके अंदर प्रेजेंस ऑफ माइंड था या है, स्पॉन्टेनिटी है, वो बहुत प्रोडक्टिवली मजाक भी करता और प्रोडक्टिवली किसी ऐसे काम पे लगाता जिस काम से वो समाज को ट्रुथ दिखा सकता। आज मैं एक और यूट्यूबर है और फेसबुक पे एक्टिव है, ध्रुव राठी, मैंने उनके 2 दिन के बयान देखे। राजा भैया अब आपकी तरफ में आऊँगा। एक दिन पहले उन्होंने क्या किया, इसके ऊपर कमेंट किया कि उनके ट्विटर पे उन्होंने कहा कि जो ये अलाहाबादिया और रणबीर का हुआ, इसका थोड़ा सा चेक रखना ज़रूरी है। और सडनली आज का सुबह का क्या बयान आ गया कि गवर्नमेंट अपनी किसी न्यूज़ को दबाने के लिए इसको बड़ा न्यूज़ बना रही है। ये है नैरेटिव कि ध्रुव राठी का 24 घंटों में 2 स्टैंड चेंज हो गए। एक दिन पहले उसको लग रहा था कि ये चीज़ें मैं बोलूं ताकि लोगों को ये लगे कि मैं उस क्लान को बिलोंग नहीं करता हूं जो डिह्यूमनाइज करता है किसी को, जो किसी की भी मतलब रिलेशनशिप को या किसी भी इंस्टीट्यूशन को, मदर फादर की इंस्टीट्यूशन है जो एक समाज की नींव है। मदर फादर जुड़ते हैं, फैमिली बनती है, फैमिली जुड़ती है, मोहल्ला बनता है, गली बनती है, समाज बनता है और पूरी कंट्रियां बनती है, फैमिली से बनती है ना। इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एसोसिएशन है, स्मॉलेस्ट एसोसिएशन है सबसे। सडनली उन्होंने इसको ले लिया क्योंकि मणिपुर के चीफ मिनिस्टर साहब ने रिजाइन दिया था और भी बड़े मसले थे, तो गवर्नमेंट ने इसको उठाया और मीडिया ने इसको उछलाना शुरू कर दिया ताकि बाकी बातें दब जाए। मैंने कहा मैं आज सत्संग में बात करूंगा, क्या बात करूंगा कि ध्रुव राठी जी 2 चीजें 24 घंटे में बोल गए और दोनों एक दूसरे से कंट्रास्ट हैं। मतलब एक तरफ उन्होंने एकदम इनको कहा और दूसरी, मुझे लगता है कि ऐसा तो नहीं है कि ये सब लोग जो हैं चिन्हित है कि आप क्या करो कि एंगेजमेंट मिले, आप क्या बोलो कि लोग एंगेज हो। बिल्कुल। कुछ साल पहले हम देख रहे थे, कुछ एक्ट्रेस थी हमारी जो अभी भी है, जो पर्टिकुलर किस्म के कुछ ड्रेसेस पहनती हैं और उनको फॉलो मिलता है। ये सारी चीजें जो है ना सत्संग में हम डिस्कस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एजुकेशन से निकल के जा रही हैं। फेयरवेल की मीटिंग हमने देख ली कि किस तरीके से चल रहा है, तो ये शुरुआत कहाँ से होती है? एजुकेशन में। तो आज मैं सुबह जब मॉर्निंग में अपना वॉच टाइम था मेरा, मैं देखना था, स्कूलों को मैंने देखा कि कहीं ना कहीं पे, यूनिवर्सिटियों को मैंने देखा आउट किया गया सिस्टम से। तो एक इंटरव्यू एबीवीपी पे चल रहा था जिसमें 2 लोग बैठे थे, जाकिर हुसैन कॉलेज के प्रोफेसर और दूसरे बैठे थे वहाँ पे कोचिंग सेंटर के मैम, और वो एजुकेशन पे कमेंट कर रहे थे और वो कह रहे थे कि सवाल पूछा गया कि अब आने वाले समय में ऑनलाइन एजुकेशन का बढ़ाव हो रहा है, तो जो टीचर ऑफलाइन है वो उतना ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, तो फ्यूचर क्या है? तो उसमें जो प्रोफेसर साहब ने कमेंट किया था उसने उन्होंने कहा कि चूंकि फॉर्मल सेक्टर डिलीवर नहीं कर रहा था तो कोचिंग्स को आना पड़ा। उन्होंने फॉर्मल सेक्टर को हारा हुआ मान लिया। मैंने उसमें कहा कि आज संघ में मैं जाऊंगा और वो जुड़ेगी बात इस बदतमीज कल्चर पे। बिल्कुल ठीक, क्योंकि फॉर्मल सेक्टर डिलीवर नहीं कर रहा था, ऐसा नहीं है।
फॉर्मल सेक्टर एक रूल रेगुलेशन के तहत चल रहा था, जिसमें 12 चैप्टर थे, सिलेबस था, उसका एग्जाम था। एग्जाम के बाद सिलेक्शन थी, सिलेक्शन इंटरव्यू बेस्ड थी। जिन लोगों ने कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाए उन्होंने सिलेबसेस देखे, सिलेबस पूछने का फॉर्मेट नहीं देखा। मैं ये कह रहा हूं कि जब हमारे बोर्ड के, चाहे सीबीएसई का बोर्ड था चाहे स्टेट बोर्ड था, उसमें 5 नंबर का थ्योरेटिकल क्वेश्चन, 3-3 नंबर के न्यूमेरिकल, 2-2, 4-4 नंबर के न्यूमेरिकल आ रहे थे ना, और हर किस्म के सवाल जवाब को चेक कर रहा था। उन्होंने एमसीक्यू ले आए और न्यूमेरिकल को सीधे 1 मिनट में सॉल्व करने को लाना है। उन्होंने नॉलेज का बेस सेम रखा, फॉर्मेट बदल दिया। तो फॉर्मल सेक्टर तो डिलीवर कर रहा था अगर एग्जाम पैटर्न वो होता। तो एग्जाम पैटर्न पहले बदला और फॉर्मल सेक्टर जब चेंज करने के लिए जो एसओपी थी उसको टाइम लगना था ना चेंज होने में, उसके पहले ही उसका सोल्यूशन देने आ गया कोई बंदा। तो डिमांड क्रिएट किसने की? उन पॉलिसी मेकर्स ने जिन्होंने वो एग्जाम लाया, चाहे वो आईएएस का एग्जाम आया, चाहे वो जेई का आया, चाहे वो प्रेसिडेंट एम्स का या एआईपीएमटी के बाद नीट का आया। ये एग्जाम लाए गए विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि पहला फॉर्मेट क्या चल रहा है, और आहिस्ता आहिस्ता पूरा फॉर्मल सेक्टर जो है वो शक्ल देख रहा था। और बड़े बड़े प्रोफेसर कह रहे हैं कि हम रिजल्ट नहीं दे पा रहे थे। भाई आप रिजल्ट दे पा रहे थे अगर आपका फॉर्मेट सेम होता, और अगर फॉर्मेट चेंज होना था तो उसके पहले आपके फॉर्मेट को सुधारना था कि भाई हमने ऐसा पेपर लेना है, अब आप ऐसी तैयारी कराओ। तो ये कोचिंग इंडस्ट्री आती नहीं। कोचिंग ने आके क्या किया, रिजल्ट तो दे दिया, लेकिन जो कल्चर टीनेजर ने फॉर्मल सेक्टर से लेना था वो नहीं लिया। मैं ये बोलूंगा कि पब्लिक में बैठने का तरीका, उठने बैठने का तरीका, ग्रुप में बैठने का तरीका। अब जैसे हम जैसे कोचिंग की बात करें, वहां पे बात हो रही थी एडुटेनमेंट की, तो वहां मैम बता रहे थे कि हमें एडुटेन भी करना होता है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हो मैम आप। मेरा मैम, हमारा फादर भी पढ़ाते थे, हम पढ़ते थे उनकी क्लास में। टीचर का एंटरटेनमेंट बड़ा अलग होता है, टीचर का एंगेजमेंट बड़ा अलग होता है, ठीक है ना। और टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी अलग होती है। टीचर का इन्फ्लुएंस होता है, पेरेंट का इन्फ्लुएंस होता है। तो ये जो सारा आज हम लोगों के सामने ये मैस आया, इसकी जड़ जो है ना हमारे सामने भी, और ये मेरे कमेंट ईश्वर करे रहें और कोई ना कोई इसको सुने कि आज से कई साल पहले किसी इंसान ने कहा था कि ये जो ट्रेंड आया ये एजुकेशन नॉन फॉर्मल सेक्टर में जाने की वजह से ट्रेंड आया है। बिल्कुल। ये गाली गलोच एजुकेशन नॉन फॉर्मल सेक्टर में जाने की वजह से आई है। ये ड्रग्स का माफिया एजुकेशन सेक्टर के नॉन फॉर्मल की वजह से आया। जिस चीज ने आने वाले सिटीजन्स को तैयार करना है, नहीं वो तो है ही, बिल्कुल। फैमिली वायलेंस से सड़क पे वायलेंस आती है। तो जो बच्चा आपका तैयार हो रहा है, आप उसको बोल रहे हो। कल का एक केस नहीं है, बहुत से केस है। एसएचओ साहब है हमारे सरोवर में ड्रग्स को लेके, इधर बड़ी ब्राह्मणा में आपको पता है बड़ी बातें चलती हैं। तो वहाँ एसएचओ साहब के पास केस आता है, 3 युवाओं को पकड़ के उनका कांस्टेबल लाता है जो ड्रग्स के खरीदने आए थे। 2 डॉक्टर हैं, 1 इंजीनियर है। अब आप इनको डॉक्टर इंजीनियर मानेंगे? डॉक्टर इंजीनियर का मतलब है ऐसे लोग जो वेल अवेयर्ड हैं, लेकिन ये वो नॉन फॉर्मल सेक्टर से आए हैं जो डॉक्टर तो बना दिए गए, लेकिन वो डॉक्टर बनने के लायक कैरेक्टर लेके नहीं आए। तो ये फॉर्मेट किसने बनाया? जिन लोगों ने ये फॉर्मेट बनाया रिस्पॉन्सिबल वो लोग हैं। आज भी इस अलार्म से अगर हम वापस एजुकेशन को ऐसे ट्रेंड में ले जाएं कि सभी स्कूलों को बोला जाए आपने बच्चे तैयार करने हैं, आपको इसकी ऑटोनॉमी दी जाती है जी। कि अगर आईएएस का एग्जाम है तो हर डिग्री कॉलेज तैयार कराएगा उसको। सिलेबस इसको अपने हिसाब से प्लस माइनस करे, या सिलेबस इस कॉलेज के अकॉर्डिंगली बने, या उसके अकॉर्डिंगली एग्जाम के अकॉर्डिंगली उनको पढ़ाने दिया जाए। फॉर्मल सेक्टर तो उस आर्मी ऑफिसर की तरह बन चुका है जिसको बोला जाता है कि तूने बॉर्डर पे जाना है और तुझे ना अस्पा है, बिल्कुल, तूने गोली भी गिन के चलानी है। और दूसरी तरफ जो इंसान गोल अचीव करेगा विदाउट रूल्स, उसको रिवॉर्ड देने को तैयार बैठे हैं। समाज भी उसको रिवॉर्ड दे रहा है, तूने मेरे बच्चा डॉक्टर बना दिया। अब वो समाज उस टीचर को लाके खड़ा करे, डॉक्टर तो तूने बनाया, साथ में ड्रग एडिक्ट भी बना दिया। बिल्कुल एक अच्छा इंसान नहीं बनाया।
नहीं, ड्रग एडिक्टिव बनाया, अच्छा है बुरा है वो तो है ही है राजा भैया। आप जो कह रहे हो आप इसके ऊपर आप भी बताओ कि क्या आपको ऐसे डॉक्टर, ऐसे टीचर, ऐसे आईएएस अफसर, ऐसे सिविल सिटीजन चाहिए, ऐसे बिजनेसमैन चाहिए जो गाली गलौज दे के बिजनेसमैन बन रहे हैं? और क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसे इन लोगों का जीएसटी लेंगी जो इनको इनकम टैक्स लेगी, जो इस किस्म की बातें करके इनकम टैक्स कमा रहे हैं? ये तो सबको कलेक्टिवली रिस्पॉन्स लेना है ना। अमित जी ने जो बात कही वो बड़ी दुरुस्त कही कि आप इन गुप्ता साहब आपने ही बोला, रवि जी ने भी इस विषय पे कि अगर मूवीज़ पे वो चेक लगा हुआ सेंसर बोर्ड है, सीरियल जो आते हैं उन पे है, तो यूट्यूब चैनल्स या फेसबुक जो सोशल मीडिया है हमारी, इस पे भी एक चेक होना चाहिए कि कौन बंदा क्या कर रहा है, उसकी क्वालिफिकेशन कितनी है, वो इस प्रोफेशन में है कि नहीं है। जब ये चीज़ पैरामीटर उनके लग जाएंगे तो उसमें काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। मैं आपकी एक बात से और जोड़ता हूँ, आप ही का ये था कि बैक टू स्कूल वो चीज़ चाहिए। अब जो बच्चा ट्यूशन में जाता है, उसने निकर पहनी वो चला गया, चाहे वो 6th क्लास का है चाहे वो 12th क्लास, उसने टोपी पहनी वो चला गया। यहीं पे हम जोड़ते हैं सैनिक स्कूल हमारे। तो हमें भी, मेरे को भी बड़ा क्रेज़ था, जहाँ आम लोगों को क्रेज़ है उन लोगों की। अब ये हमारी 26 जनवरी हुई, वहाँ पे इन्होंने स्टेडियम में अच्छा किया, उनका बैंड था, उनकी प्रेयर थी, सारे बच्चों ने अच्छा किया, मैं किसी को ये नहीं बोलूँगा। लेकिन एक जो होता ना जी, एक डिसिप्लिन, एक क्वालिटी वो उनमें थी। अब सैनिक स्कूल के बच्चे कहीं जाते हैं, उन्होंने कोट ब्लेज़र पहना होता है फर्स्ट क्लास तरीके से, शूज़ उनके पॉलिश होते हैं, वो डिसिप्लिन है। तो यही हमारे दूसरे स्कूलों में भी है, लेकिन वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा है बाकियों में। लेकिन जो ये इंस्टीट्यूशन है, जो ये कोचिंग दे रहे हैं, इनका कोई टाइम नहीं, कोई वो नहीं, उसी की वजह से बढ़ते बढ़ते जो ये आप चीज़ कह रहे हैं ये बढ़ रही है। और ये एक टिप ऑफ आइसबर्ग है रवीश, मैं तेरा कमेंट इस पर लेना चाहूँगा कि आप तो इंजीनियरिंग करके कॉर्पोरेट में काम करके आए हो, आपके बिहेवियर में ये ओछापन क्यों नहीं आया? जी, जैसे मैंने कल भी आपको बोला था कि ये ऐसा नहीं है कि जस्ट जो इंजीनियरिंग कॉलेज का स्टूडेंट होता है वो थोड़ा सा, देखिए फिजिक्स का बच्चा होता है, थोड़ा खेल कूद भी करता है, तो वो थोड़ा एक्टिव ज़्यादा होता है, लॉजिकल होता है, वो थोड़ा एक्टिव ज़्यादा होता है। हो सकता है पार्टी भी ज़्यादा करता हो, कुछ जो त्रुटियां हैं वो होती हैं थोड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स में ज़्यादा। लेकिन इसको बिल्कुल ऐसा जोड़ देना कि चूँकि मैं इंजीनियरिंग कॉलेज का स्टूडेंट हूँ तो मैं ऐसा बना हूँ, तो ये एक बहुत गलत, वो तो समय रहना बोलता है ना। मैं बिल्कुल उसी पे आ रहा हूँ। लेकिन देखिए, जब वो कॉमेडी करता है या जिस तरीके से वो बात करता है, तो वो एक्चुअली में वो ट्यूशन वाली चीज़ ही झलकती है उसमें। वो उसमें जो उसके इनफॉर्मल एरोगेंस ऑफ नॉलेज, जो इनफॉर्मल एजुकेशन सेक्टर ने जो उसके ऊपर इन्फ्लुएंस किया है, जो कि इनफॉर्मल एजुकेशन सेक्टर ने उसके ऊपर इन्फ्लुएंस किया, वो दर्शाता है। वो अगर वो किसी, जैसे सैनिक स्कूल की बात की उन्होंने, अगर वो वैसे एक डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइजेशन से पढ़ते हैं या एक किसी भी स्कूल से जहाँ पर कि भाई आपने 6 घंटे आना है, यूनिफॉर्म में आना है, और आपको समझाया जाता है कि ये जो गलत रेबल होना या गलत चीज़ें बोलना या समाज में जो चीज़ कोई नहीं सुनना चाहता वैसी चीज़ बोलना ये अच्छी है, वो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट इनफॉर्मल एजुकेशन नहीं आई होगी उसके अंदर। आपने बड़ी अच्छी बात बोली अमित जी कि रिबेल किड करके उसने अपना फेसबुक चैनल वो जो बनाया था, मतलब वो किसके खिलाफ रिबेल कर रही है? अपने पेरेंटिंग के खिलाफ, समाज में किस चीज़ के खिलाफ रिबेल कर रही है? क्या उसके साथ एट्रोसिटीज हो रही हैं जिसके खिलाफ वो रिबेल कर रही है? बात वही है सर, उसके 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 साथ कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन उसका स्कूलिंग जहाँ हुआ होगा, बात आपकी वाली आती है कि जहाँ पे स्कूल, क्योंकि हम भी जब स्कूल जाते थे हमें चीज़ें सिखाई जाती थी। हमें याद है कि कभी हम कुछ हल्का सा भी बोल देते थे स्कूल से तो टीचर से बहुत मार पड़ती थी, घर में कुछ बोल देते थे इतनी मार पड़ती, इतनी पिटाई होती थी, मतलब हमें वो शब्द भी भूल जाता था। हालांकि हम गाली नहीं देते, लेकिन होता ना बच्चे छोटे मोटे जब लड़ाई होती है तो एक दूसरे छोटी मोटी गाली दे देते हैं। तो लेकिन इन बच्चों को ये वही हो गए रईस ज़ादे, और इनको पेरेंट्स ने भी कहा कि हाँ हमारा बच्चा, अरे बड़ा मेरा बच्चा कितना सुंदर बोल रहा है, कितना सुंदर बोल रहा है। ये आज के दौर में मैं देखता हूँ कि कई बार बच्चे यूट्यूब्स देखकर ना थोड़ा बहुत कुछ गाली गलौज वाली वो दूसरी लैंग्वेज में चले जाते हैं, तो पेरेंट्स बोलते हैं हाँ यार कितना अच्छा लग रहा है। छोटा बच्चा बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उसकी आवाज़ वैसी होती है वो जब वो छोटा होता है, लेकिन वो जब बड़ा होता जाता है उसको पता है कि यार मेरे पेरेंट्स ने तो मुझे कुछ बोलना नहीं है, तो फिर वो बच्चा क्या करता है, वो जिद करता है। फिर वो पहले कहता है जी मुझे एप्पल का फ़ोन लेना है, फिर वो कहता है मुझे iMac लेना है, लैपटॉप भी वही लेना है, फिर वो गाड़ी की डिमांड करता है, फिर वो छोटी गाड़ी से बड़ी पे आ जाता है। तो पेरेंट्स उसकी हर बात पे मानते रहे, बट अब एक स्टेज ऐसा आता है उसको पता है यार किसी ने क्या बोलना है,
इस पे सर ये मैं जो बात कर रहा हूँ, इस पे दो चीज़ें हैं मेरी बात के, दो मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जो समय रैना और ये इलाहाबादी जैसे लोग हैं। इन्होंने देखा कि जैसे ये बच्ची है, ये बन गई, इसने अपने साथ लगा दिया रिबेल किड, ऐसे ये वो, और इसने भी वल्गर, बहुत जितना वल्गर इस लड़की ने बोला है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि इस लड़की को मतलब कल को इसने शादी भी करनी, आगे रिलेशंस बनने हैं, वो होना, अब कैसे वो आगे मैनेज कर पाएगी अपनी ज़िंदगी को, मतलब इस तरह से। ठीक है, आप गलती इंसान ही करता है, आप सुधारते भी हैं उस गलती को, लेकिन वो लड़की इतनी ब्लंटली बोल रही है वहाँ पर उस वीडियो में, इतना मतलब ज़बरदस्त वो, मतलब मैं कह रहा हूँ कि वो वीडियो मैं सुन रहा था, मुझे भी 2 मिनट हुआ कि यार ये क्या लड़की बोल रही है। मुझे भी ये फ़ोन देख के मतलब अपने आप में भी शर्म महसूस होगी। मैं यहाँ पर हम जब आप जैसे आप बैठे हैं, राजा भैया हैं, रवीश भैया हैं, सारे बैठे हो, मन्नू जी हैं, मैं आपके सामने वो वीडियो लगा के सुन नहीं सकता क्योंकि मुझे शर्म आएगी, शर्म महसूस करूंगा कि यार ये क्या वल्गैरिटी कर रही है। और एक बात मैंने देखी अमित, आपकी बात से ऐड ऑन करूंगा राजा भाई, हमने अक्सर देखा है हमारे कुछ अपने यंगस्टर्स हैं जो स्मोक करते हैं, जिनकी एज अभी 40 भी हो गई है। हमारी जीजा जी आज दुनिया में नहीं है, वो सिगरेट पीने के लिए गेट के बाहर चले जाते थे कि मेरी अपनी सासू माँ के सामने पता ना लग जाए मैं सिगरेट। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ना, आज भी हम देखते हैं हमारा कोई साथी उठ के बाहर जाता है, मेरे भी कई दोस्त। और अगर कोई बोले कि इट्स अ फ्रीडम, भाई ये फ्रीडम नहीं है, ये आपके सामने। अब जैसे हमारे मैं आता हूँ, कोई बड़े आते हैं खड़े हो जाते हैं, तो कोई वो थोड़ी कहते हैं खड़े होने के लिए, ये एक अडॉप्टेशन हुई हमारी, बिल्कुल हमारे, और ये हमें अगली जनरेशन को भी देनी है। बिल्कुल, क्योंकि इससे रिश्ता बढ़ता है, इससे अपनापन बढ़ता है। मजाक करें आप हंसी करें, मजाक करें, जोक्स दुनिया जान के बड़े पड़े हैं। ना सर, बड़ी अब वो उस दिन पोइट हैं जो अपनी वाइफ के ऊपर बात करके मजाक उड़ाते हैं। आज भी इवन मेरे ख्याल में हास्य कवियों को अगर हम सुने, हंस हंस के पेट दर्द हो जाती है। जबरदस्त नहीं, बड़े ज्यादा भारत में हास्य कवियों की कमेंट्री के ऊपर कोई भी बात बोले, कमेंट्री वो किसी पे भी करते हैं, मोदी जी पे करते हैं, सब पे करते हैं, मेरे आप पे भी करते हैं, लेकिन उस हंसी में ना एक कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं होता है। सर ये जो इलाहाबादिया और ये इसने जो किया है ना, ये जो लड़का है समय रैना, इंडिया, ये कोई मानसिकता इनकी मानसिकता कैसे बनी? देखिए सर, किसी ने इनको पूछा नहीं, यूट्यूब पे एक ऑप्शन आता है कि ये वीडियो किड्स के लिए है या एक नहीं। और बात, एक अच्छे चैनल पे मैं डिस्कशन सुन रहा था, जयपुर डायलॉग करके, रविश, उन्होंने कहा कि मंत्री जी कैसे चले गए इनके शो में। इलाहाबादिया की बैकग्राउंड के ऊपर उन्होंने कुछ कहा कि ही हैज मैनेज्ड टू ब्रिंग पीपल ऑन द टीआरएस। ठीक, क्या हो सकता है कि इनके कोई इनपुट्स हो, एक किसी ऐसी फैमिली का बच्चा हो जिस फैमिली के इन्फ्लुएंस हो, जो चाहते हो कि इस तरीके से इसको प्रोजेक्ट किया जाए। और जहां तक रहा सवाल समय रहने का, वो हो सकता है जैसे होता है ना कि अर्ली चाइल्डहुड में किसी को बड़ा एक मौका मिल जाए और उसको लगा कि ये मेरी पहचान बन जाएगा, मैं कोई ट्रेंड करूंगा, और उसकी आंखों में लेकिन मुझे एक अजीब सी स्ट्रेस दिखता है। मैं भी बच्चों के साथ डील करता हूँ, उसकी आंखों में एक ना स्टेबिलिटी नहीं है। और अक्सर मैं एग्जांपल देता हूँ, जब कपिल शर्मा को डिप्रेशन हुआ, योजो हनी सिंह को डिप्रेशन हुआ, दीपिका पादुकोण कह रही है मुझे डिप्रेशन हुआ, और ये सारे लोग जो है सेलिब्रिटी थे। तो अगर एक जनरेशन ने पहले हंसना है और फिर हजारों बच्चों ने डिप्रेशन में जाना है, तो दैट इज अलार्मिंग। बिल्कुल, मैं इधर इसको इसी जो आपने बिल्कुल बात बोली, मैं वही चेक कर रहा था। मैं इसको एक और डायमेंशन भी देना चाहूँगा चीज़ को, जो हम डिस्कस कर रहे थे कि जो स्मोकिंग की बात की आपने, उठ के बाहर चले जाते, मैं उसी की बात पहले भी कर रहा था कि देखिए वो वहाँ की सभ्यता है, वहाँ के जो पिताजी भी सामने बैठा है तो वो पिताजी के सामने पीता है, तो लेकिन हमारे यहाँ एक पर्दा है, वो हमारी सभ्यता है, और हमें उस पर गुमान है, हमें लगता है कि ये अच्छा है, इंसान को ऐसा होना चाहिए। ये तो एक बात हुई, लेकिन देखिए मैं इस विषय को एक और तरफ लेके जाना चाहूँगा। हमारे भारतवर्ष में क्या है कि मेंटल हेल्थ को इतना सीरियस नहीं लिया जाता है, लेकिन अगर मैं अमेरिका देश को देखूं, यूएस को, वहाँ का मेडिकल साइंस काफ़ी अच्छा माना जाता है, इलाज पहुँचता है और लोग टेस्ट कराते हैं अपने। तो मैं अभी चेक कर रहा था कि यूएस की जो एजेंसी है, मेडिकल एजेंसी जो टॉप की, वो कहती है कि करीबन 25% लोग जो हैं वो साइकेट्रिक हेल्थ इश्यूज से गुजर रहे हैं। ओके, यूएस के अंदर, मतलब 30 करोड़ में से आप मानो 9 करोड़, हाँ, 9-10 करोड़, 10 करोड़ तो नहीं कहेंगे, लेकिन 7.5 करोड़। डोगरी भाषा का एक वो मैं तरीका लूंगा इसमें कि फर्क है उनको, इतने % लोगों को दिमागी फर्क है।
अब इसी एनालॉजी को अगर मैं भारतवर्ष में देखूं, देखिए तो 150 करोड़ में से 25% मानो कि 15, 16, 20, 22 करोड़ लोग हैं। देखिए क्या होता है कि इनमें से कुछ बीमारियां ऐसी भी होती हैं, जैसे एक बाइपोलर डिसऑर्डर करके एक डिजीज होती है, वो शाहरुख खान को भी है और काफी टॉप के लोगों को होती है। वो आदमी बहुत ही वो हो जाता है, एनर्जेटिक हो जाता है ज्यादा। तो ये लोग हैं ना, ये जो समय रैना और इसके जैसे लोग हैं, मुझे तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि 37 करोड़ लोग होते हैं भारत में। हुआ क्या, ये गए, ये ट्यूशन कल्चर में गए, ट्यूशन कल्चर से निकल के ये अचानक से कॉलेज कल्चर में घुसे, तो ये शॉक्स जो थे 2-4 ये तरीके से बर्दाश्त नहीं कर पाते और अचानक एक ऐसी स्टेज पे आते हैं कि जहां पर इनका अपने ऊपर इतना कंट्रोल नहीं होता। जैसे हिटलर को कॉम्प्लेक्स था छोटे होने का, हाँ। और डंडे मार मार के सबको वो कहता था। शायद ये वो बच्चे हैं जिनको शायद बुलिंग की गई है, बिल्कुल, वो बोलता है, इनको वो बोलता है हर्ट किया अपने- गया हाँ। है, इनका मजाक उड़ाया गया है, तो इन्होंने कहा मैं भी मजाक उड़ाऊंगा हर एक आदमी का, और वो मजाक में इनको आइडेंटिटी मिल गई और उस आइडेंटिटी को इन्होंने जीना शुरू कर दिया और इन्होंने हद ही नहीं कोई की। अब इसका नेक्स्ट लेवल क्या, और जब उसका रिवॉर्ड मिल गया किसी को तो वो उसी को करेगा, क्योंकि मनी इज द बिगेस्ट मोटिवेटर। तो अगर मनी के लिए लोग सुपारी लेके मर्डर कर देते हैं, अगर मनी के मोटिवेशन से दुनिया में मोस्टली लोग चल पड़ते हैं, तो मनी की मोटिवेशन से आप समझें कि आप कुछ भी किसी से करा सकते हैं। तो सिंपैथी होती है इन बच्चों के लिए। मैं तो यही कहूँगा कि आज हमारा जो शो लोग देखें सत्संगा, तो हमने कोशिश की सत्य को बाहर लाने की। ध्रुव राठी के सत्य को भी समझना है, हमारे सत्य को भी जाने। हमारा सत्य बड़ा सिंपल है, हम चाहते हैं कि हम बैलेंस लोगों में आते हैं, अच्छी तरह लाइफ गुजार रहे हैं, दुख तकलीफ़ों से भी गुजरते हैं, बट हम कोई ऐसा काम नहीं कर पाते हैं जो अपनी, मैं अगर बात करूं, मैं बड़ी बार सोचता हूँ अगर मुझे एक और लाइफ मिल जाए सेम सर्कमस्टांसिस में, मैं इससे बेस्ट नहीं कर पाऊंगा। ये मेरी अपनी है, मैं रवीश आपके बारे में, अमित आपके और राजा भाई के बारे में नहीं कह सकता, ये मेरा है। और अगर इसको मैं किसी को हेल्प कर सकता हूँ कि क्या ऐसे हो सकता है कि अगर मुझे नेक्स्ट लाइफ मिले तो क्या मैं करूँगा, मैं इससे बेटर कर ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैंने मोस्टली वो जो काम की है, जो आज भी मैं सत्संग कर रहा हूँ, मुझे दोबारा बोलोगे इससे बेटर मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं अभी बेस्ट कर रहा हूँ। ये स्टेट ऑफ माइंड जो है वो आम भारतीय की है, बट डिस्टर्ब कब होगा, जब वो भारतीय एक सिस्टम में बैठ के देखेगा कि मैं तो लेफ्ट आउट हूँ, फियर ऑफ मिसिंग आउट हो रहा है मेरे से, तो वहाँ से प्रॉब्लम शुरू होती है और वो ख़त्म कहाँ होगी जाके वो हमें पता ही नहीं लगता। तो इसलिए हम गीता को फॉलो करते हैं। हमने कल भी इसके ऊपर बात की, आज फिर कर रहे हैं कि समाज मेरे में नहीं है, मैं समाज में हूँ और समाज के प्रति मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर मैं ये गाली गलोच करना को ट्रेंड मानता हूँ तो मैंने एक्सेप्ट किया और मुझे फिर तैयार रहना कि गाली गलोच मेरे साथ भी की जाएगी। अगर मैं गाली अपने लिए, बदतमीजी अपने नहीं सुनना चाहता हूँ तो मुझे सामने वाले के लिए नहीं करनी है। निश्चय आप नहीं सुनना चाहते मत सुनो, मैंने कहा मैं अपने लिए नहीं सुनना चाहता, आप भी मुझे मत दो। तो जब मैं देखा, हमने नहीं देखा था ना शो, हमने इसलिए देखा जब हमें ये पता लगा कि जो हमारे घर में बच्चे पढ़ रहे हैं ये लोग उनको टारगेट कर सकते हैं, वो इनको अपना मेंटर मान सकते हैं। तो मेरी चॉइस है ना कि मैं उस बच्चे का गार्जियन हूँ कि अपने गार्जियन को रोक पाऊँ, तो मैं उसको ऑल टाइम तो नहीं रोक सकता। मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा रवीश, मेरे फादर को स्वर्ग में मिले ही की जगह हमारे उस टाइम पे वीडियो गेम्स के पार्लर खुले जब मैं छोटा था, तो हम वीडियो गेम खेलने जाने लगे। समुराई आती थी, 10 रुपये, 1 रुपये में 10 मिनट मिलते थे, तो जो पॉकेट मनी मिलनी हमने फड़ा पर, पापा पॉकेट मनी देते नहीं थे, 10 रुपये देना, खेल के आ जाना। राजा भैया आपको अगर याद होगा, तो जो वो गेम खिलाने वालों ने क्या किया, हमें मिसयूज़ करना शुरू कर दिया। कैसे कि 10 मिनट होने ना, बस हो गया, ले लो, दूसरा बंदा आएगा। लड़के बेचारे खड़े रहते थे, छोटे छोटे बच्चे, मैं थोड़ा वेल ऑफ था, थोड़ा इन्फ्लुएंशियल फैमिली का था, तो पापा को पता लगा ये स्ट्रेस में रहता है, चक्कर क्या है। रात को ना मुझे मन करता था गेम खेलने का, समुराई टिक टिक करने, छोटा था, 7, 6, 7, 8, 9 साल का होऊंगा। तो पापा ने मुझे वॉच किया, मेरे पीछे पीछे गए, मैं दुकान में गया और मैं जाकर वीडियो गेम खेला। पापा ने मुझे कुछ नहीं कहा। पापा बोले तुझे 2 रुपये देने शुरू कर दिए, 3 रुपये दिए। एक टाइम पे मैं 10 रुपये की वीडियो गेम खेलना शुरू हो गया, ठीक है। पापा ने देखा कि जो इंसान वीडियो गेम खिला रहा है वो मुझे 2 घंटे भी बैठने दे रहा है, 3 भी बैठने दे रहा है। तो चौथे दिन पापा वहाँ गए, मुझे कुछ नहीं कहा। तो बिलीव करोगे, माई फादर बिटरली बीटन दैट पर्सन। उसको बुलाया, उसने कहा तू काम कर, जैसा मेरा बच्चा वैसे तेरा है। 10 मिनट खेला इसने, आधा घंटा खेला इसने, आज ये 3 घंटे से दुकान पे बैठा है,
₹30 तुझे दे चुका है, तेरा मोरालिटी नहीं बनती है देखने की ये बच्चा ₹30 दे सकता है नहीं दे सकता है, और तूने इसको एक बार नहीं बोला घर जा, दुकान बंद, लिटरली पापा ने दुकान बंद करा दी। ये मैं कह रहा हूं कि अगर हम लोग समाज के प्रति रिस्पॉन्सिबल, और उससे क्या हुआ, उस पूरी एरिया में दुकानें जब खुली, एक सिस्टम बना कि कोई बच्चा भी आ रहा है 10 मिनट से ज़्यादा या 2 बारी रिपीटिशन से ज़्यादा नहीं बैठने देगा, और गली के सब लोगों ने, पेरेंट्स ने कहा कि आप दुकान चलाओ, हमारे बच्चे आएंगे, 10 मिनट की रिपीटिशन से ज़्यादा नहीं खेलेंगे। फिर ऐसा ट्रेंड ही बदल गया, लेकिन मेरे फादर ने रेक्ट किया और फिर समाज बदला। आज भी हम किसी गांव में जाते हैं, सांबा के उधर गांव में, 2 बार गाड़ी लेके आ जाओ, आप पूछते हैं वो कहाँ जा रहे हो भैया आप, तो उससे सब बच्चे प्रोटेक्टेड रहते हैं। लेकिन अब जो ट्रेंड आया फ्रीडम, उसी वजह से ड्रग्स आई ना, कि यार फलाने का बेटा ले रहा है, मैं बोलूँगा पेरेंट इंटरफेयर करेगा, फलाने का बच्चा गाली दे रहा है, ले लें तो पेरेंट इंटरफेयर करेगा। तो पहले पेरेंट्स को देखना पड़ेगा कि अगर हम अपने बच्चों को सेफ रखना चाहते हैं, अपने बच्चों को तो हम देख नहीं पाएंगे हमेशा, अगर हम किसी के बच्चे को भी देख रहे हैं तो कम से कम थोड़ा तो इंटरफेयर करें। वो दुकानदार जो छोटे बच्चों को गलत चीज़ बेचता है, उसके अपने बच्चों को भी कोई और बेच रहा है। अगर कोई पेरेंट देख रहा है, कोई बंदा वॉच कर रहा है कि ये किसी का बच्चा गंदी गाली गलौज करके ट्रेंडिंग हो रहा है, तो मेरा बच्चा भी गाली गलौज करके ट्रेंडिंग होगा, तो वो पेरेंट एक्सेप्ट करेगा। और सुनने में आया कि जो टीआरएस वाले की मदर है उसने भी डिसोन किया कि उसने बोला है, वो बोला भी है, उसने बताया उसके बेटे का, उसने कहा कि ये इसकी जो मानसिक ये जो रवीश भाई बता रहे थे, ये उसने उसकी मदर ने बोला है कि ये, लेकिन उन करोड़ों लोगों का क्या जो कह रहे हैं कि ऐसे शो होने चाहिए सर, उनका क्या मैं बताता हूँ, और ये तो बड़ा डेंजरस है ना। मैं बता रहा हूँ ना आपको कि बाहु प्लाजा में वो जैसे वो 17-18 साल का लड़का था, कहता उसने बोल दिया तो क्या, उसको अभी समझ नहीं है इस चीज की। मैंने कहा टीनेजर्स है ना वो छोटे, ये टीनेजर्स, इनकी चाहिए काउंसलिंग होनी चाहिए इन बच्चों की, और इनको स्कूल बेसिकली सबसे पहले है स्कूल्स में क्या हो रहा है। अब उस बच्चे ने क्या सीखना है सर, जो डम्मी क्लासेस से पढ़ रहा है, कोचिंग सेंटर्स में पढ़ रहा है। हमारे ही मेरे जैसे हैं एक बड़े क्लोज, उनका बेटा था, वो मैं देखता था 1 बजे उठता था सर वो दोपहर को, और वो सोता था रात को 3 बजे, गेम खेलता था, सुबह दोपहर को 1 बजे वो बच्चा उठता था, क्योंकि वो बच्चा डम्मी क्लासेस से स्कूल पढ़ता था, स्कूलिंग उसकी थी नहीं। स्कूल में जाएगा तो डिसिप्लिन सीखेगा, सुबह 8 बजे 7 बजे 6 बजे उठना पड़ेगा, यूनिफॉर्म पहननी पड़ेगी, उसको पता है पहले तैयार होना है, नाखून काटने हैं, बाल काटने हैं, पूरा बाकायदा शूज़ को पॉलिश करना है, पूरा टिप टॉप होके स्कूल में स्टूडेंट की तरह जाना। लेकिन घर में होगा, उसको कोई पूछने वाला नहीं है, वो बिगड़ता जाता है, बच्चे उसको, माँ बाप कहते हैं हाँ ठीक है बच्चा हमारा बड़ा स्ट्रेस में है, हाँ बच्चे ठीक है तू डम्मी क्लासेस में पढ़ ले। लेकिन ये हम आदतें डाल रहे हैं, ये उन पेरेंट्स के लिए है कि वो पेरेंट्स अपने बच्चों को खराब कर रहे हैं। ये समय रहना और इलाहाबादी जैसे ये लोग वही हैं। इलाहाबादी को आप जैसे कह रहे हैं ना कि उस, देखिए सर पीआर टीम में आजकल बड़ी ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त है। अब जैसे दिलजीत दोसांझ की मैं बात करूं, लुमिनाती जो एजेंसी है सबसे बड़ी ज़बरदस्त एजेंसी है, और उसने कितना ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट करवाए उसके, दिलजीत के हिट करवा दिया उसने। इसी तरह से कई ऐसी पीआर एजेंसीज हैं, उनको मिल रहा है पैसा, इनको टीआरएस है या वो समय रहना, इनको आ रहा है पैसा। इनको जब पैसा आ रहा है तो ये लगाम किसी की है नहीं। बात तो आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं अमित जी, रवीश, हम चाहेंगे हम सारे इसमें जल्दी जल्दी बात करें। देखो, अगर इनको इस पैसे को एक्सेप्ट किया जा रहा है तो ड्रग्स में भी तो पैसा है, तो ड्रग्स भी एक्सेप्ट की जा रही है यार। दिस इज समथिंग वेरी अलार्मिंग। मैं आपको एक बात बताता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये डिस्कस करना। जिस कोचिंग इंडस्ट्री के बारे में मैं अकेले लड़ाई लड़ रहा था, उस टाइम पे ये पैरामीटर आना पॉसिबल नहीं था। अगर आकाश इंस्टीट्यूट एक एजेंसी थी जो बच्चों को पढ़ा रही थी, फिर उसको डेट क्यों लेना पड़ा, उधार क्यों लेना पड़ा? कितने प्राइवेट स्कूलों को उधार लेना पड़ता है, पैसे कम नहीं होते हैं उनके एक्सपेंसेस कैश बर्न नहीं है। जैसे अभी हम लोग इस सत्संग के पहले बैठे, हमने कहा हमने कुछ खाना है, तो हमने फ़ोन कोका कोला को लेना था, ब्लिंकिट से किया, हमने कहा 200 रुपये में हमें देने आया, इसको प्रॉफिट क्या होगा? तो फिर रवीश ने कहा कि इसको कैश बर्न करना है क्लाइंट लेने के लिए, क्योंकि क्लाइंट ऑटोमेटिकली नहीं आ रहा इधर, उसको बर्न करना लेने के लिए। लद्दाख की आज एक न्यूज़ चली है कि इतने स्कूलों में बच्चा ही नहीं है, 0 अटेंडेंस है, बट वो सारे बच्चे कहीं ना कहीं एंगेज करके रखे होंगे ट्यूशन सेंटर्स ने या किसी कोचिंग के टीचर ने। मैं ये बता रहा हूँ, अगर ये लोग इकोनॉमी को भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो फिर इनको उधार क्यों लेने पड़ रहे हैं? मैं फिजिक्स वाला का देख रहा था, उसमें बताया जा रहा है 1135 करोड़ का लॉस, ठीक, और रेवेन्यू बढ़ा हुआ है
क्योंकि वो एक्विजिशंस पे काम कर रहे हैं। आकाश में लॉसेज हैं, बायजूस के साथ लॉसेज हैं। एलन ने 5,000 करोड़ रुपए की फंडिंग ली। अच्छा, अब अगर ये लोग पैसे लेके ब्लिंकिट की तरह क्लाइंट एक्विजिशन कर रहे हैं, क्लाइंट एक्विजिशन करना सामान बेचने के लिए, और एक भारत की फ्यूचर को एक्यूज कर लेना, एक्विजिशन कर लेना और फिर उसको अपने हिसाब से चलाना, और अगर आज हम यहाँ पे बैठ के बात नहीं करेंगे तो शायद समय हमें माफ नहीं करेगा, क्योंकि शायद पेरेंट अलर्ट नहीं है, वो देख नहीं पा रहा, हम देख पा रहे हैं, हमें समझ में आ रहा है। तो मैंने डिसीजन लिया कि हम बैठेंगे, हम ये रिकॉर्ड करेंगे और पब्लिक में डाल देंगे, जो चीज़ें पब्लिक को अलर्ट करें। तो ये था कि अगर कोचिंग सेंटर्स ने डिसेंट तरीके से काम करना होता तो स्कूल खोलते। मैंने एक बार दिल्ली में एक फंक्शन में कहा, मैंने कहा यार आप बायजूस की बात कर रहे हो, स्कूल क्यों नहीं खोलते हो? कहते इतनी कंप्लायंसेस कौन करेगा, बिजली, पानी, परमिशंस, ये कंप्लायंसेस में पड़े रहेंगे, हमें कंप्लायंस की जरूरत ही नहीं है, हम मर्जी से चलेंगे काम। तो जिन्होंने ये एग्ज़ाम बनाया जिसमें रूल तोड़ने पड़ते हैं, नो रूल्स, वैसे ये कमेडी नो रूल्स, हंसा दो जैसे मर्जी, मतलब रिजल्ट ले आओ जैसे मर्जी। सर्विस दिस इज ए कॉमन फैक्टर और नॉट, कि आप क्वालिफाई करा दो किसी को, ऑल इंडिया रैंक 1 दिला दो जैसे मर्जी, आप नीट रैंक ना दो जैसे मर्जी, और आप हंसा दो जैसे मर्जी, दोनों में कोई सिमिलरिटी नहीं है। प्लीज जी बिल्कुल। जैसे अभी वैसे अगर हम देखें तो इस वाकये से कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी निकल के आई हैं कि समाज ने बड़ी तुरंत जाग के रिएक्शन दिखाया, और इस टाइम तक जब हम बात कर रहे हैं, समय रैना ने अपने इंडियाज़ गॉट लेटेंट के सारे एपिसोड्स अपने चैनल से डिलीट कर दिए हैं, यूट्यूब चैनल से। तो मतलब उसको भी एहसास हो गया है कि नहीं जी ये चलेगा नहीं, और एक तरीके से ये कुछ हद तक आगे एग्जाम्पल बनेगा बहुत सारे जो ये इस तरफ इन गलियारों में जो लोग जा रहे थे पैसे कमाने के लिए कि नहीं दिस इज़ नॉट सेफ थिंग, अगर ये मुझे पैसा दिलाएगा तो एक झटके में मुझे ख़त्म भी कर देगा अगर समाज को चीज़ पसंद नहीं आई। तो इसको इस बात पे समाज का मैं कहूँगा कि अच्छा रूप दिखाया समाज ने कि नहीं जो चीज़ हमें पसंद नहीं है मतलब हम खत्म कर देंगे, दे रहा है दुरुस्त है, लेकिन कम से कम जाग तो ऑब्वियसली जिस तरीके से हमने आज सत्संग करके हमने प्रॉब्लम के क्रक्स में जाने की कोशिश की कि कहाँ पे ये यूथ जो है ये गलत दिशा में जा रहा है। हम इसको यूथ नहीं कहेंगे, टीनेजर यूथ हो गया, जो यंग हो गया, अडल्ट हो गया, एक समझ के साथ। और हम देख रहे थे कि जब कंक्लूजन में हम देखते हैं भारत चला गया गलत रास्तों पे, गुलाम हो गया, भारत चला जाएगा राम के रास्ते पे, तो शायद पूरी दुनिया में उसका एक नाम होगा और पूरी दुनिया को ये रिक्वायर्ड है। तो जब राम जी का एपिसोड आता है रामानंद सागर की उस रामायण के अंदर शूट होके, हम देखते हैं कि राम जी एक राजा के बेटे थे दशरथ के, और जब वो जाने लगते हैं आश्रम में, टीनेज 12 साल के होते हैं 15, तो उनको मुझसे मुंडा के एक डिसिप्लिन में डाल के कि भाई शिक्षा लेके आओ, फिर जवान होने के बाद उस शिक्षा को फॉलो करो, और उनको हर चीज़ सिखाई जाती है, डांस करना, गाना गाना, हंसना, बोलना, पढ़ना। अगर उनको वहाँ पे एक बोला जाता है आपको डांस सिखा देंगे और कोई फॉर्मेट नहीं है उसका, तो शायद राम जी को आज हम याद नहीं कर रहे होते। तो राम जी को भी अगर एक फॉर्मेट में टीनेज की जरूरत थी, तो टीनेज को एक सिस्टम स्ट्रक्चर तरीके से गाइडेंस की जरूरत है, प्यार की जरूरत है और क्लैरिटी की जरूरत है, और उसी के बीच में ये सारी चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं। तो मुझे ये फर्म बिलीफ है और ये प्रूवन फैक्ट है कि जो टीनेज की एजुकेशन है, तभी मैंने जब अपने कैरियर को स्टार्ट किया मैंने पकड़ा ही 9th 10th 11th 12th के बच्चों को, क्योंकि उनको सबसे ज़्यादा केयर की ज़रूरत थी कि उनके ऊपर सबकी नज़र है। और अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि जब उनको केयर की जरूरत है तब सबसे ज्यादा प्रेशर उन पे डाला गया है ऑल एंट्रेंस एग्जाम्स का 12वीं के बाद। अगर कोई एजेंसी मेरी बात सुन रही है कि इन एग्जाम को टीनेज के बाद कर दो डेफर, ताकि जो प्रेशर है बच्चे पे मेंटल भी आ रहा है फिजिकल भी आ रहा है वो थोड़ा डेफर हो जाए, एग्जाम का सिलेबस थोड़ा सा कम करके फॉर्मल सेक्टर को उसको करने की मौका मिले, और उस तरीके से बच्चे जब तैयार होके जाएं तो मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छा परफॉर्म भी करेंगे। समय रैना बहुत प्रोडक्टिव इस्तेमाल कर सकता था अपनी सेंस ऑफ ह्यूमर का, और अलाहाबादिया भी अपने आप को कर सकता था। हज़ारों करोड़ों बच्चे जो अपना स्ट्रेस बस्टर इधर ढूंढते हैं, वो स्ट्रेस बस्टर उनको होता ही नहीं, क्योंकि सिस्टम उनको स्ट्रेस नहीं दे रहा होता और रिजल्ट हमारा पॉजिटिव होता। तो आज की चर्चा पे जो हमने डिस्कस किया हम उसको कंक्लूड करेंगे। प्रॉब्लम के जड़ पे जाना, उसको समझना और उसका सलूशन देना सत्संग का मकसद है। और हमने कोशिश की आज की चर्चा में हमारे साथ जो हमारे साथी बैठे थे ये अपनी अपनी फील्ड में स्टेबल हैं, परफॉर्म कर रहे हैं और ग्रो भी कर रहे हैं। मैं भी कर रहा हूँ,
पीछे भी किया, और आज मैं कुछ चीज़ें हैं जो दे सकता हूँ सिस्टम को, तो देने की कोशिश कर रहा हूँ। वो ये है, क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ना है, हंसना भी है, गाना भी है, हंसी मजाक भी है, अच्छी मूवीज़ हैं आ रही, अच्छे स्क्रिप्ट्स हैं, अच्छी चीज़ें हंसाई जाती हैं, बड़ी लाइव कॉमेडी होती है। जाने भी दो यारो एक कॉमेडी सीन एंड वाला, कभी देखें हंस का पेट दर्द हो जाती है। बड़े बड़े ह्यूमरस, और कहते हैं ना हंसने की ज़रूरत शायद उसको पड़ती है अंदर से खुश नहीं है, तो अंदर की खुशी को ढूंढते हैं, टीनेजर्स को बताते हैं कि अंदर की खुशी की तरफ कैसे बढ़ना है, और उसके पास उनको लेके जाते हैं। और एक चीज़, जैसे आज भारत ने रिएक्शन दिया समाज की कुरीति के ऊपर, ये एक्टिविज्म भारत का जिंदा रहे और बढ़े, तो समाज हमारा अपने आप अच्छा बनेगा। और जो लोग किसी भी मानसिकता का शिकार हैं, किसी मेंटल डिसऑर्डर का शिकार हैं, जहाँ पे आपको लगे कोई ऐसा है, उसके सक्सेस को देख के उसको डिफाइन करने की बजाय उसकी पेन को देखा जाए, और अगर उसकी पेन हम ठीक कर सकते हैं तो समय रहते ठीक की जाए। क्योंकि एक इग्नोरेंस, एक गलती, बर्न द हाउस। रशियन ऑथर ने लिखा था, अ स्पार्क निग्लेक्टेड बर्न द हाउस। एक चिंगारी जिसको ध्यान नहीं दिया जाता वो घर जला देती है। तो हमारी युवा पीढ़ी के प्रति हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमने वो देनी है। जितना मैक्सिमम हो सके अपने टीनेजर बच्चों का ध्यान रखना है, उनको गाइडेंस देनी है, और देश और समाज और पूरे वर्ल्ड के लिए उनको तैयार करना है। हंसना भी है उन्होंने, गाना भी उन्होंने, और खुश भी होना है उन्होंने। उनको कभी सॉरी नहीं बोलना पड़े किसी को, ऐसा हमने तैयार करना है। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं सत्संग में दोबारा, और समाज और सिस्टम के लिए सच को सामने लाने की कोशिश करते हैं। जय माता दी। जय माता।